नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हीट यानी ऊष्मा के बारे में। हीट के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कितने डिग्री पर आपको बताना है कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वो समान होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपका जो -40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, इस पर जो है आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम है वह समान होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वह समान होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संवहन यानी कि संवहन के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किस में हो सकता है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है केवल द्रवों और गैसों में होता है। आप याद देखिएगा, संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह केवल और केवल द्रव में और गैसों में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी में द्रव और गैस दी गई। तो द्रव और गैसों में जो है केवल संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल द्रव और गैसों में। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका कारण क्या है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो मेन कारण है वह है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। यानी कि भाप में गुप्त ऊष्मा होने के कारण जो भाप है उससे जो हाथ है अपेक्षाकृत अधिक जलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाप में गुप्त ऊष्मा होने के कारण भाप से जो हाथ है वो अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 केल्विन। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक मतलब सेल्सियस में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना हो। एक केल्विन में पूछे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम, तो आपको सेल्सियस का पैमाना और प्लस 273 ऐड करना होता है, तब आपको केल्विन में एक स्वस्थ मनुष्य का ताप पता चलेगा। तो सेल्सियस में कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, तो सेल्सियस मैंने अभी देखा 30 डिग्री सेल्सियस होता है और प्लस 273। तो जब इसको आप 273 करेंगे प्लस, तो आपको मिलेगा 310। यानी कि केल्विन पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 310। तो इसे आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों आपको याद रखना है। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है, या तो केल्विन में पूछा जा सकता है, या तो आपको सेल्सियस में बताना पड़ सकता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम। तो मैंने आपको तीनों एक ही जगह बता दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का ताप कितना होता है। अगेन मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया है। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी मनुष्य का तापक्रम पूछा गया हो केल्विन पैमाने पर, तो आपको सिंपल सा स्टेप करना है कि आपको पता होना चाहिए कि डिग्री मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम एक स्वस्थ मनुष्य का होता है। यानी कि सेल्सियस का अगर आपको ताप पता होगा, उसमें आप 273 ऐड कर देंगे तो आपको केल्विन में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सी प्लस हमको क्या करना होता है, 273। तो सेल्सियस पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको प्लस करना है 273। तो जब आप इसमें 273 ऐड करेंगे 37 में, तो आपको मिलेगा 310 केल्विन। यानी कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का ताप कितना होता है, तो 310 होता है। तो आपको याद रखना 310 केल्विन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
परम शून्य ताप से क्या मतलब होता है आपसे पूछा गया है। तो परम शून्य ताप से आपका मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव पैमाना, यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव जो तापमान हो सकता है उसी को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो परम शून्य तापमान होता है केल्विन पैमाने पर 0 के होता है। आप याद देखिएगा, जो परम शून्य ताप होता है वो केल्विन पैमाने पर कितना होता है, 0 के होता है। और आपका जो है सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह -273, आप याद देखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है यह परम शून्य ताप सेल्सियस पैमाने पर, और केल्विन पे होता है आपका 0 केल्विन। तो आपको दोनों याद रखना है। यह क्या होता है, तो सैद्धांतिक रूप से संभव तापमान होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब बर्फ पिघलती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होगा, आपको बताना है। तो जब बर्फ पिघलती है तो आयतन जो है उसका घटता है। तो आप इसे याद देखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन है वो घटता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है आप बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका आयतन घटता है जब बर्फ पिघलती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, आपसे पूछा गया है। तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान को स्थिर बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान को स्थिर बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान होता है वो कितना होता है, आपसे पूछा गया है। तो आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इनमें खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो बताया गया है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुरक्षित तापमान बताया गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस। इस सुरक्षित तापमान पर जो है हम रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यदि तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या देखने को मिलेगा, उसकी क्षमता घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऊष्मा का। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो शक्ति है वह बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। मान लीजिए तापमान अगर बढ़ेगा तो जो आपका वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी आपकी तेज हो जाती है, इसी कारण से जो जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति होगी वह भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जलवाष्प ग्रहण करने की जो शक्ति है वह बढ़ने लगेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, कमरे में लगा हुआ जो एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वातानुकूलित, यह क्या नियंत्रित करता है, आपसे पूछा गया है। तो कमरे में लगा हुआ जो एसी होता है, जो वातानुकूलक होता है, यानी कि आपका जो एयर कंडीशनर होता है, यह क्या नियंत्रित करता है, तो यह केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है एसी जो आपका लगा होता है आपके कमरे में। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डेजर्ट जो कूलर होता है शीतलन किस प्रकार से करता है, आपको बताना है। तो यानी कि डेजर्ट कूलर के द्वारा जो शीतलन होता है वो किस पर आधारित होता है। तो आपका जो डेजर्ट कूलर होता है इसका जो शीतलन होता है वो वाष्पन शीतलन आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डेजर्ट कूलर है पानी के वाष्पीकरण के द्वारा वायु को शीतल करता है, वायु को ठंडा करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका डेजर्ट कूलर होता है यह पानी के, आप याद रखिएगा, पानी के वाष्पीकरण के द्वारा जो है वायु को शीतल यानी कि ठंडा करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वाष्पन शीतलन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, आपसे पूछा गया है। तो जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वह बढ़ जाता है, परंतु उसका जो जमाव बिंदु है वह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और उसका जो जमाव बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट है, वह घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे
ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस अवस्था में जो गीले कपड़े हैं जल्दी सूख जाएंगे, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दैनिक दिनचर्या का यह प्रश्न है। तो निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब गीले कपड़े हैं वो जल्दी किस अवस्था में सूखेंगे, जब तापक्रम आपका ज़्यादा होगा, वायुमंडल में तापक्रम ज़्यादा हो और आर्द्रता जब कम हो, यानी कि सबसे निम्न आर्द्रता हो और सबसे उच्च जो तापक्रम हो, उस परिस्थिति में आपका जो गीला कपड़ा है बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो इसमें सबसे निम्न आर्द्रता और उच्च तापक्रम किसमें दिया है, किस ऑप्शन में, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन तो आप काट दीजिए, इसमें 100% आर्द्रता दी गई है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड में भी सेकंड ऑप्शन में भी 100 दिया गया, भी आपका गलत हो जाएगा। आपका थर्ड में 20% ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता दी गई है और 20% तापक्रम दिया गया है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन थर्ड में आपका 20% आर्द्रता और 60% जो मतलब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे तापमान सर्वाधिक है और आर्द्रता जो है सबसे कम है, तो इस परिस्थिति में जो है आपका जो गीला कपड़ा होगा वह बहुत जल्दी सूख जाएगा। यानी कि गीले कपड़ों को सूखने के लिए तापमान जो है सर्वाधिक चाहिए होता है और आर्द्रता जो है सबसे कम होनी चाहिए। उस परिस्थिति में आपका जो गीला कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, थर्मस जो फ्लास्क होता है इसमें लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। इसमें किसके माध्यम से उष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है, थर्मस फ्लास्क में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है थर्मस फ्लास्क में जो होता है आपका जो पानी रखने के काम आता है इसमें संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा न तो उष्मा की प्राप्ति होती है न उष्मा की हानि होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में संचालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से उष्मा की कोई भी हानि या प्राप्ति नहीं होती, जिस कारण से जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें लंबे समय तक कोई भी तरल गर्म या ठंडा रहता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, श्वेत वस्त्र जो हैं काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये श्वेत वस्त्र होते हैं ये काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे क्यों होते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, सोखते नहीं हैं, इस ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जिस कारण से श्वेत वस्त्र अगर हम गर्मियों में पहनते हैं तो हमें रंगीन वस्त्रों की अपेक्षा ये ज़्यादा आराम देते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर वही अगर आप रंगीन कपड़े पहनते हैं या ब्लैक कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, तो जो ब्लैक कपड़े होते हैं या रंगीन कपड़े होते हैं वे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जिनसे हमें गर्मी का अनुभव होता है। लेकिन अगर वही उसी जगह पर अगर हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो जो सफ़ेद कपड़े आपके होते हैं वो प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ी ठंड का अनुभव होता है। इसी कारण से गर्मियों में क्या प्रेफर किया जाता है कि सफ़ेद कपड़े पहना कीजिए, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वे सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रित रखने में जो पसीना है वह उपयोगी होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रित रखने में जो पसीना होता है वह मुख्य उपयोगी होता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जो जल होता है वह ठंडा रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिट्टी के घड़े में जो है किस क्रिया के कारण जो जल होता है वो ठंडा होता है, तो इसका सिंपल सा कारण है इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो जल होता है वो ठंडा हो रहता है आपके मिट्टी के घड़े में, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जो है जल होता है वह क्या होता है, तो ठंडा रहता है, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी क्यों पकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी क्यों पकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। आप याद देखिएगा, अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है तथा पानी जो है वह अधिक टेम्परेचर पर आपका उबलने लगता है, जिस कारण से जो खाना होता है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, अधिक दाब के कारण जो पानी का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पकने लगता है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी यहाँ पे हमारा है, जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपसे पूछा गया है। तो जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा अगर पिघलता है तो पानी का जो स्तर है वह वही यानी कि सेम रहेगा, उसके स्तर में ना तो बढ़ोतरी होगी ना घटेगा, वह सेम टू सेम रहेगा, यानी कि वही रहेगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था फिजिक्स का हीट यानी कि उष्मा, उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है।